साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज हम मन की बात आज हम मन की बात करने जा रहे हैं। यह हमारे मन की बात नहीं है, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा माह के अंतिम रविवार में 3 अक्टूबर 2014 से प्रत्येक माह महीने के अंतिम रविवार में मन की बात की जाती है। हाल ही में 25 मई 2025 को मन की बात का 122वां एपिसोड प्रसारित हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात में बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा की जाती है, जो हमारे देश की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत, जीवन शैली, प्रेरणास्पद कहानियां और ऐसे बहुत से हमारे देश और विदेश की वो प्रासंगिक बिंदु की चर्चा करते हैं, जो हमारे सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी होता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उपयोगी होता है। तो आज हम 122वें एपिसोड में मन की बात में श्री मोदी जी के द्वारा जिन बिंदुओं की चर्चा की गई है, उन्हीं बिंदुओं के संबंध में हम परीक्षा के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। आपने चर्चा किया था ऑपरेशन सिंदूर की, ड्रोन दीदी योजना की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, योग आंध्र अभियान की, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तुलसी भाई का योगदान की, भारतीय शुगर बोर्ड की, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का माउंट मकालू सफाई अभियान की, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार की, वर्ल्ड शहद दिवस, वर्ल्ड हनी डे दंतेवाड़ा जो छत्तीसगढ़ में है, का शिक्षा अभियान और राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025, सिक्किम का क्राफ्टेड फाइबर्स, जीवन जोशी की पेंटिंग कला, बस्तर ओलंपिक और गढ़चिरौली में पहली बार बस सेवा। ये मुख्य बिंदु थे। इन बिंदुओं के संबंध में हम थोड़ी चर्चा डिटेल में कर लेते हैं, ताकि हमें समझ में भी आ जाए और हमारी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर, हम जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैरासन घाटी में आतंकवादियों के द्वारा हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की गई, जिसके कारण 8 और 9 मई को हमारे देश के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चला करके आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले किए गए। इसी को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। तत्पश्चात इसमें सीज फायर हुआ और वर्तमान में यह ऑपरेशन सिंदूर बंद है। लेकिन यह ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश की आत्मरक्षा, सैनिकों, हमारी रक्षा प्रणालियां और जो हमारी टेक्नोलॉजी तकनीक का ये उदाहरण था, जिसके आधार पर ऑपरेशन सिंदूर चला करके हमने आतंकवादियों के मनोबल को और आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर, इसको हम याद रखिए। ड्रोन दीदी योजना ये एक प्रकार की ड्रोन तकनीक है, जिस 2023 में इसको शुरू किया गया था, नमो ड्रोन दीदी के नाम से। इसमें बेसिकली महिलाओं को कृषि में भागीदारी बढ़ाने के लिए तथा ड्रोन तकनीक से उनको प्रशिक्षण देकर महिलाओं को ड्रोन तकनीक सिखाई जाती है तथा इसके माध्यम ड्रोन के माध्यम से फसलों में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के छिड़काव का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा ड्रोन के लिए ड्रोन भी प्रदान किए जाते हैं तथा ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। बेसिकली मन की बात में मोदी जी ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिला की महिलाओं की चर्चा की, जहाँ की महिलाओं के द्वारा 50,000 एकड़ खेती में ड्रोन के माध्यम से पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का छिड़काव किया जाता है। इससे उनकी आमदनी भी होती है और इन्हें ड्रोन दीदियों को श्री मोदी जी के द्वारा स्काई वॉरियर्स, आसमान की योद्धा, इसको शब्द को याद रखिएगा, ड्रोन दीदियों को स्काई वॉरियर्स, आसमान की योद्धा नाम दिया गया। दिव्यांग कलाकार जीवन चंद्र जोशी की प्रेरणास्पद कहानियां। जीवन चंद्र जोशी वास्तव में उत्तराखंड हल्द्वानी के रहने वाले हैं। आप बचपन में पोलियो से ग्रसित हो गए और पोलियो से ग्रसित होने से चलने फिरने में असमर्थ होने के बावजूद
जीवन जोशी ने अपनी शारीरिक सीमाओं को कभी अपनी कला के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। जीवन जोशी ने बगेट कला की शुरुआत की, इस शब्द को याद रखिएगा। श्री जीवन जोशी ने बगेट कला की शुरुआत की। क्या होती है बगेट कला? बगेट कला वास्तव में जो चीड़ के झाड़ होते हैं, चीड़ के पेड़ होते हैं, उनकी छाल, उनकी जो सूखी हुई छाल होती है, उनको तराश कर सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं, जैसे कि मंदिर, शंख, शिवलिंग, लोक वाद्ययंत्र, भारत के नक्शे, ऐसे सांस्कृतिक प्रतीकों को इन्हें परिवर्तित कर देते हैं, जिसे कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी प्राप्त होती है, एग्जीबिशन में प्रदर्शित भी किया जाता है, सेल भी होती है, और यह हम सब के लिए संबल और मनोबल का कारण भी बनता है कि श्री जीवन जोशी, जो कि पोलियो से ग्रसित होने के बावजूद भी उनका मनोबल, उनका आत्मबल बहुत आगे है, और उन्होंने बगेट कला को आगे बढ़ाया है, बगेट कला को जन्म दिया है। तो हम इसको याद रखेंगे। मन की बात में एक शब्द और चर्चा में है, क्राफ्टेड फाइबर। क्राफ्टेड फाइबर वास्तव में एक ये सिक्किम की कला है, और सिक्किम ये परंपरा और नवाचार का एक संगम है। पेशे से चिकित्सक, पशु चिकित्सक डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया के द्वारा ये जो क्राफ्टेड फाइबर है, इसको जो इनका बुनाई की पारंपरिक कला है, उसको आधुनिक फैशन से जोड़ करके स्टाल, साल, दस्ताने, मोजे स्थानीय हथकरघाओं से बनाए जाते हैं। उसके लिए जो ऊन प्राप्त किया जाता है वो स्थानीय भेड़ और खरगोश से प्राप्त किया जाता है, और उसका रंग प्राकृतिक रंग होता है और कोई केमिकल उसमें नहीं मिला जाता है। वास्तव में क्राफ्टेड फाइबर हमारे परंपरा और नवाचार का एक संगम है। तो ये हम सब याद रखेंगे। ये वास्तव में सिक्किम की कला है, और इसको आगे बढ़ाने वाले जो व्यक्ति हैं वो है डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया। इस शब्द को आप याद रखिए, डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया, क्राफ्टेड फाइबर्स। तो ये हमने चर्चा कर लिया। अगली जो चर्चा का बिंदु था वह है एनिमल्स जनगणना, पशु जनगणना, एनिमल सेंसस। 16वें एशियाई शेरों की जनगणना की बात की। वास्तव में इस चर्चा में गुजरात का जो गिरी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में, जहां की एशियाई शेर पाए जाते हैं, वहां जनगणना कराई गई, जहां शेरों की संख्या बढ़ती हुई पाई गई। 674 से 891 हो गई। यह जनगणना की जो प्रक्रिया 10 से 13 मई 2025 के बीच गई। यह एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है, बड़े समर्पण की जरूरत होती है, बड़े मेहनत की जरूरत होती है, जिसमें लगभग 3000 से ऊपर स्वयंसेवक और जो फॉरेस्ट के कर्मचारी और अधिकारी और तकनीकों का उपयोग किया गया, जिसमें उच्च रिजोल्यूशन कैमरा ट्रैप्स, जीपीएस सक्षम रेडियो कॉलर और जीआईएस सॉफ्टवेयर। हम जानते हैं कि शेरों की जनगणना हमारे देश में प्रत्येक 2 वर्ष में कराई जाती है। हालांकि यद्यपि यह चर्चा गिरी राष्ट्रीय उद्यान और 16वें एशियाई शेरों की जनगणना के संबंध में की गई है, हमें याद रखना चाहिए कि एशियाई शेर गिरी, जो कि गुजरात में है, के राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। और इस जनगणना को सफल बनाने में एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का भी योगदान रहता है, उनकी भूमिका रहती है। इस जनगणना को, एनिमल सेंसस को आगे बढ़ाने में सामुदायिक भागीदारी और वन विभाग में कार्यरत महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की भी महती भूमिका रही है, ऐसा आपके द्वारा बताया गया, कहा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। मई खत्म होने में है, और 21 जून को पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग हमारे भारतीय जीवन शैली की बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है, जिसमें हमारे देश में प्राचीन काल से ही योग, अष्टांग योग में योग का वर्णन है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री की पहल पर
प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वास्तव में इसे यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 11 दिसंबर 2014 को भारत की पहल पर शुरू किया गया था और पहला आयोजन 21 जून 2015 को किया गया, जिसमें भारत के राजधानी दिल्ली के राजपथ पर 35,000 लोगों ने दिल्ली के राजपथ पर 35,000 लोगों ने पहली बार 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाग लेकर गिनीज बुक में नाम भी दर्ज कराया। इसी संदर्भ में सम्माननीय मोदी जी के द्वारा योग आंध्र अभियान की चर्चा की और आपने कहा कि 21 जून को आंध्र प्रदेश में जाकर के इस 21 जून को योग करेंगे और इस योग जो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो योग आंध्र अभियान, इसको हम याद रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर तुलसी भाई, वास्तव में क्या उनका नाम तुलसी भाई है? नहीं, उनका मूल नाम वास्तव में डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है। क्या नाम है? डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। लेकिन जब 2022 में गुजरात के एक कार्यक्रम में आपने भाग लिया था तो सम्माननीय मोदी जी के द्वारा इन्हें एक भारतीय नाम दिया गया, तुलसी भाई। तो इस मन की बात के कार्यक्रम में WHO के महानिदेशक तुलसी भाई के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में चलाए जा रहे उनके योगदान को याद किया और चर्चा किया। लेकिन आप इसको याद रखें कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर हैं, महानिदेशक हैं, उनका मूल नाम डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है, जिन्हें प्यार से स्नेहिल बंधन से भारत प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2022 में तुलसी भाई शब्द से संबोधन किया गया। अगला जो CBSE सेंटर बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE के द्वारा एक जो अभियान चलाया जा रहा है, शुगर बोर्ड, शक्कर। आज हमारे देश में टाइप 2 डायबिटीज जो कि बच्चों को भी हो रही है, उसका कारण हमें यह जानकारी नहीं है कि हमें कितनी शक्कर इंटेक करना चाहिए, कितना शुगर लेना चाहिए। इसलिए CBSE के द्वारा जो सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा प्रत्येक स्कूलों में एक शुगर बोर्ड, यानी एक जो हमारा श्याम पट होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, इसी तरह के एक शुगर बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि हमें शक्कर की कितनी जरूरत होती है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरत है, उससे अधिक शक्कर हम डालें। आज आधुनिक जीवन शैली में हम कोल्ड ड्रिंक्स के माध्यम से, सॉफ्ट ड्रिंक के माध्यम से, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और न जाने बहुत सारी ऐसे पदार्थ हैं जिनके द्वारा हम जरूरत से ज्यादा शक्कर को इंटेक करते हैं, लेते हैं, जिससे हमारे देश ही नहीं विदेशों में भी टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुमेह एक महामारी का रूप लेता जा रहा है। इसलिए हमें यह जानकारी होना चाहिए कि हमें शुगर की कितनी आवश्यकता है, हम उतना ही लें। तो इसलिए CBSE के द्वारा एक शुगर बोर्ड प्रत्येक स्कूल में लगाया जाएगा और उसमें शुगर के संबंध में डिस्प्ले किया जाएगा और किन पदार्थों में कितनी शुगर होती है उसकी जानकारी भी दी जाएगी ताकि बच्चे और हम सभी शक्कर लेने वाले मात्रा के प्रति अवेयर हो सके, जागरूक हो सके। तो यह शुगर बोर्ड है, इसको याद रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी पहल है CBSE के द्वारा, जिसे कि मन की बात में सम्माननीय आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी चर्चा की गई है, शुगर बोर्ड। अगली जो चर्चा थी ITBP के द्वारा माउंट मकालू, विश्व का 5वां सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मकालू में जो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के लोग हैं 8,485 मीटर ऊंचाई पर जाकर के वहां सफाई अभियान चलाया। आधुनिक मानव पहाड़ों पर भी जाकर के पर्यावरण को नुकसान भी करता और बहुत सारा वेस्टेज मटेरियल, प्लास्टिक वेस्टेज छोड़ के आते हैं। लेकिन हमारे देश के सेना ने, ITBP पैरामिलिट्री फोर्स ने माउंट मकालू पर चढ़ करके चढ़ाई भी किया और वह सफाई भी किया,
क्लीन हिमालय एवं सेव ग्लेशियर। याद रखिएगा, जो अभियान था क्लीन हिमालय सेव ग्लेशियर, विश्व का 5वां सबसे ऊंचा जो माउंट है, पर्वत है, माउंट मकालू। तो इसको ये अप्रैल 2025 में हमारे देश के जो पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, आईटीबीपी, जो तिब्बत, इंडिया तिब्बत बॉर्डर में होते हैं, तो उनके द्वारा यहाँ माउंट मकालू पर चढ़ाई करके क्लीन हिमालय से ग्लेशियर अभियान को सफल किया। और ये बात हम सबको जागरूक किया कि हम पर्वतों को और हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को स्वस्थ रखें, पर्यावरण को शुद्ध रखें, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से बच सकें और पूरी दुनिया में जो ये समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की, उससे निजात को नियंत्रित किया जा सके, निजात पाया जा सके। खेल के संबंध में भी आपने चर्चा की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 4 मई से 15 मई के बीच बिहार के शहरों में किया गया, और ये बिहार में इसका आयोजन किया गया, और बिहार ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके प्रथम स्थान पे रहा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में आयोजित हुआ और बिहार का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। इसी संदर्भ में आपके द्वारा कुछ खिलाड़ियों की भी चर्चा की, जिनका सुंदर योगदान और जो हम सबको प्रेरणा भी देता है, उनका नाम भी हमें याद रखना चाहिए। प्रमुख खिलाड़ी खुशी यादव, खुशी यादव स्टीपल चेज से संबंधित है। हर्षवर्धन साहू भारोत्तोलन से संबंधित है। शेख जीशान ये लंबी कूद से संबंधित है। और आइसे नाफा गोगोई, ये इस तरह 4-5 खिलाड़ियों का आपके द्वारा नाम लिया गया, जो कि इस खेल में सुंदर स्वर्णिम प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आगे के जो बिंदु में एक चर्चा आया, विश्व शहद दिवस, वर्ल्ड हनी डे, मधुमक्खी दिवस, यह 20 मई को मनाया जाता है। इस संबंध में आपके द्वारा कोरिया की जो कि छत्तीसगढ़ में है, वहां के आदिवासियों के द्वारा एक जैविक ब्रांड शहद बनाया गया, जिसका नाम दिया गया सोन हनी। ये जैविक शहद है। तो इस सोन हनी शब्द को हम याद रखें, या जो विश्व शहद दिवस प्रत्येक साल 20 मई को मनाया जाता है, उसी संदर्भ में एक शब्द आया सोन हनी, एक ब्रांड का नाम है जो कोरिया के आदिवासियों के द्वारा, कोरिया छत्तीसगढ़ में है, वहां के द्वारा जैविक तरीके से परागकणों के माध्यम से मधुमक्खियों के द्वारा इस सोन हनी शहद को बनाया गया। तो इसको भी हम याद रख सकते हैं। दूसरा बहुत बड़ी महत्वपूर्ण एक शब्द पुणे महाराष्ट्र के संबंध में एक व्यक्ति है अमित कुमार। अमित कुमार ने बी मित्र, बी मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खियों का मित्र, मधुमक्खियों का पालन कैसे हो और उनको कैसे सुरक्षित और संरक्षित किया जाए और शहद के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। तो अमित कुमार जी की यह पहल बड़ी सराहनीय रही, जो मन की बात में चर्चा में आई। और अमित कुमार जी पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया, बी मित्र, मधुमक्खियों के दोस्त, इसको याद रख सकते हैं। और भी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई। एक चर्चा में आया आपके महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला का एक गांव है कटेजरी गांव। क्यों चर्चा में रहा? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला का कटेजरी गांव, यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित था, माओवाद से प्रभावित था। देश की आजादी के बाद सड़कें तो थी, पक्की सड़कें थी, लेकिन बस नहीं चल रही थी, परिवहन की सुविधाएं नहीं थी। तो स्वतंत्रता के 77 वर्ष बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा कटेजरी गांव महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला में किया गया। तो ये भी हमारे लिए प्रेरणास्पद है कि हम इन क्षेत्रों को नक्सल से मुक्त कर रहे हैं, नक्सल के प्रभाव से मुक्त कर रहे हैं, और वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बढ़ा करके वहाँ विकास, विकसित भारत की ओर हम देश के कोने कोने को आगे बढ़ा रहे हैं, अग्रसर कर रहे हैं। तो आप याद रखिए कटेजरी गांव को। दंतेवाड़ा की भी चर्चा किया, छत्तीसगढ़ में है और यह भी नक्सल प्रभावित रहा है। यहाँ का जो बीजापुर है, सुकमा है, तो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, लेकिन दंतेवाड़ा में सकारात्मक पहल करके शिक्षा के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्षेत्र काफी आगे बढ़ा है। 10वीं और 12वीं का बहुत ही सकारात्मक परीक्षा परिणाम रहा
और जो कभी नक्सल से प्रभावित लोग जहाँ की स्कूल जाने में डरते थे, पढ़ने से डरते थे, विद्यार्थियों को ठीक से शिक्षा नहीं मिल पाती थी, वहां इस क्षेत्र को, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा क्षेत्र को नक्सलाइट से मुक्त करा करके शिक्षा को आगे बढ़ाया गया, जिससे कि वहां हमारे विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। एक और भी शब्द आया मन की बात में, राइजिंग नॉर्थ इन्वेस्टर समिट। हम जानते हैं कि जो हमारा उत्तर पूर्व का क्षेत्र है उसमें से 8 राज्य हैं, 8 राज्य हैं, जिसमें 7 को 7 सिस्टर कहा जाता है और सिक्किम को 1 ब्रदर कहा जाता है। इसे मन की बात में सम्माननीय मोदी जी के द्वारा अष्टलक्ष्मी शब्द संबोधित किया है। उत्तर पूर्व का क्षेत्र या अपने प्राकृतिक जैविक विविधता और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, इसलिए इन क्षेत्र को जो हमारे 8 राज्य हैं उत्तर पूर्व में अष्टलक्ष्मी शब्द से संबोधित किया गया है। हाल ही में दिल्ली के भारत मंडपम में यह समिट भी की गई थी, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, तो जिससे उत्तर पूर्व के राज्यों में इन्वेस्टमेंट बढ़े और वहां का इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर तरीके से हो सके, ताकि हमारे उत्तर पूर्व के स्टेट्स डेवलप हो सके। तो यह भी चर्चा में रहा, जिसको भी हम याद रख सकते हैं। अगला जो शब्द आया था जिसकी चर्चा आपने की थी, बस्तर ओलंपिक की। वास्तव में यह 5 से 10 नवंबर 2024 में हुआ था, ये ओलंपिक, बस्तर ओलंपिक में वहाँ का टेक्नोलॉजी में भी लोगों ने भाग लिया, तकनीक के क्षेत्र में भाग लिया और खेल के क्षेत्र में भी भाग लिया। तो इस बस्तर ओलंपिक की भी आपके द्वारा चर्चा की गई। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि इस 122वें एपिसोड में महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की, जो कि हमारे लिए प्रेरणास्पद है, ज्ञानवर्धक भी है और आपकी बोलने की अभिनव शैली ने हम सबको बहुत प्रभावित करते हैं। तो अभी तक जितने एपिसोड 122 एपिसोड हो गए हैं, प्रत्येक महीने के प्रत्येक अंतिम रविवार, महीने के अंतिम रविवार में ये प्रसारित होता है। तो पुराने एपिसोड भी देख करके हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और कई बार आपके द्वारा जो महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की जाती है वो हमारे परीक्षाओं में भी आते हैं। आप इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। शेष अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।